प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ ए, भाषा और व्याकरण। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं तथा उपभाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है। 18 भाषाओं को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, बंगला, पंजाबी, सिंधी, तेलुगु इसमें प्रमुख है। इतना होते हुए भी देश की संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को ही अपनाया गया है। भाषा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आवश्यकताओं की विभिन्नता और उनकी पूर्ति के आधार पर समाज के सभी सदस्यों में परस्पर निर्भरता होती है। भूख, प्यास, इच्छा, अनिच्छा, सुख, दुख, हर्ष, क्रोध, मनोरंजन आदि को व्यक्त अथवा प्रकट करने के लिए वह अभिव्यक्ति के किसी माध्यम की को आवश्यकता अनुरूप प्रयोग करता है। कभी वह संकेतों के माध्यम से बात करता है, कभी मौखिक रूप से मुख से बोलकर, तो कभी लिखकर। यहाँ ध्यान देने योग्य तथा तथ्य यह है कि ध्वनि जब तक सार्थक नहीं होती तब तक वह विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बन सकती। एक अबोध बालक जब रोता है तब निर्णीत रूप से यह नहीं समझाया माना जा सकता है कि वह भूखा है अथवा किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति हेतु रो रहा है। इसी प्रकार शरीर में किसी पीड़ा के कारण भी वह रो सकता है। माता अपने विभिन्न प्रयासों द्वारा कुछ देर बाद ही समझ जाती है कि बालक रोने का वास्तविक कारण क्या है। यही बालक जब सार्थक ध्वनियों का प्रयोग कर अपनी इच्छा अनिच्छा व्यक्त करता है तो तत्काल ही बात समझ में आ जाती। बच्चे का रोकर अथवा हंसकर, गूंगे व्यक्ति का संकेतों या हाव भाव द्वारा, पशुओं का उनके हाव भाव द्वारा अपने विचार प्रकट करना क्षमताहीन विचार विनिमय कहा जा सकता है। सभ्य समाज में इस प्रकार के संकेतों या हाव भाव द्वारा विचारों की संपूर्णता प्रकट करना संभव नहीं। वर्तमान युग में सभ्य समाज ध्वनि के माध्यम से अपनी इच्छाओं, अनिच्छाओं और विचारों की संपूर्णताओं को मुख से बोलकर अथवा उस विशेष ध्वनि को विशेष चिन्हों में लिपिबद्ध कर प्रकट करता है। इस प्रकार जो बोली हम प्रतिदिन व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं अथवा अपनी बात जिस बोली के माध्यम से कहते या समझते हैं उसे भाषा कहते हैं। हम जो कुछ भी किसी अभिप्राय से अपने मुख से बोलते हैं वह सब भाषा है। भाषा मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यह व्यक्ति के दैनिक जीवन के कार्यकलापों से जुड़ी रहती है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इस भाष से ही शब्द भाषा बना। आम बोलचाल में जिसे बोली कहते हैं, शास्त्र में वो भाषा कहलाती। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो बोलने या लिखने के प्रयोग में लाया जाता। भाषा के भेद, मनुष्य प्राय 3 प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है, बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा। व्याकरण में संकेतों को भाषा के रूप में कोई स्थान नहीं दिया जाता, अतः विचार प्रकट करने की 2 प्रक्रियाएं बोलना तथा लिखना ही व्याकरण में स्थान पाते हैं। इस प्रकार भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक या उच्चारित भाषा, लिखित भाषा। सबसे पहला है मौखिक या उच्चारित भाषा। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वो मौखिक भाषा है। लोक व्यवहार में भाषा के इस रूप का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। मौखिक भाषा में सार्थक ध्वनियों का प्रयोग होता है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के अंग, भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिनका आश्रय देती है वे है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि, और ये भाषा के अंग कहलाते हैं। बोली, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये किसी क्षेत्र विशेष में ये वहां के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत तथा व्यापक होता है। हिंदी भाषा की अनेक बोलियां हैं। इन बोलियों में लोक साहित्य की रचना हुई है। हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली, बघेली, कुमानी, गढ़वाली, मारवाड़ी आदि। हिंदी की खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा का स्थान प्राप्त है। लिपि, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए जाते हैं वे वर्ण कहलाते हैं, परंतु जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, गुजराती व मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में, उर्दू भाषा अरबी लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। फिर बात करते हैं व्याकरण की। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं।
उन नियमों के आधार पर ही हम भाषा का व्यवहार करते हैं, समझते और समझाते हैं। अध्ययन और अध्यापन में इसका विशेष महत्व होता है और व्याकरण हमें भाषा को सही स्वरूप में बोलना, है ना, लिखना और समझना सिखाती है। जैसे गाय घास खाती है, वाक्य शुद्ध है क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग है और उसके अनुरूप ही क्रिया प्रयुक्त हुई है। गाय घास खाता है, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि कर्ता स्त्रीलिंग के अनुरूप क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है। तो यहाँ क्रिया का रूप पुल्लिंग होने पर वाक्य अशुद्ध हो गया है। अतः कर्ता के लिंग के अनुरूप क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ये सभी नियम व्याकरण का विषय होते हैं। व्याकरण भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का बोध कराता है। अतः व्याकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा की सार्थक ध्वनि से लेकर वाक्य की संरचना के नियमों तक का अध्ययन करता है। भाषा के शुद्ध एवं सार्थक स्वरूप का निर्धारण भी व्याकरण ही करता है। व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के सही स्वरूप को मानक स्टैंडर्ड रूप देकर उसे सर्वमान्य शिष्ट सम्मत एवं स्थायी रूप प्रदान करता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के प्रमुख रूप से 3 अंग माने जाते हैं। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण आदि पर विचार किया जाता। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा बनावट आदि पर विचार किया जाता। फिर आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, उनके भेद, उपभेद, उनके पारस्परिक संबंध, रूपांतरण, उनकी शुद्धता, अशुद्धता तथा विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। तो ये था हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।